हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। दोस्तों, हम लोग आज इस वीडियो के माध्यम से क्लास 8 की साइंस का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखेंगे। और हम लोग ये ऑब्जेक्टिव टाइप का जो क्वेश्चन है सो अंजना पब्लिकेशन के द्वारा प्रकाशित किस पेपर के द्वारा हम लोग सोल्व करेंगे। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे थे और उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अच्छा समझ में आया होगा। तो चलिए आज हम लोग क्लास 8 का साइंस का हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, जो पूरा चैप्टर से क्वेश्चन दिया गया है और इसमें 50 क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, एक एक करके उसको सॉल्व करेंगे और समझेंगे। इसके बाद हम लोग इसी अंजना पब्लिकेशन के जो फिर से अलग अलग करके दिया है, सब चैप्टर का अलग अलग करके भी दिया है, तो उसको भी हम लोग देखेंगे और समझेंगे। इसमें पूरा चैप्टर का दिया हुआ है। तो चलिए इसको सॉल्व करेंगे। तो पहला इसका सवाल है कि बल का, तो बल का क्या होता है। पहला ऑप्शन दिया कि केवल परिणाम होता है, दूसरा में केवल दिशा होती है और तीसरा में परिणाम और दिशा दोनों होता है। देखिए इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, कि बल में दोनों होता है, दिशा भी होता है और परिणाम भी होता है। चलिए देखते हैं 51 का, यह चलिए देखते हैं 52 नंबर का कि दाब का मात्रक क्या है। तो दाब का जो मात्रक होता है वो पास्कल भी होता है और ये न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर भी होता है। यानी इसको हम बोल सकते हैं कि पहला और दूसरा दोनों ये, यानी सी नंबर इसका तीसरा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसका 53 नंबर है कि आवृत्ति की मात्रा क्या है। तो आवृत्ति की मात्रा हम जानते हैं, इसका हाइजेट होता है, इसका हो जाएगा 3 नंबर का। ध्वनि संचारित हो सकती है, यानी ध्वनि है सो जा सकती है, तो कहाँ पे, तो केवल ठोस में, केवल द्रव में, केवल वायु या गैसों में, और 4 नंबर पे दिया है ठोस, द्रव तथा गैसों। तो किसमें जाता है, ध्वनि तीनों में संचारित होती है, ठोस में भी, द्रव में भी और गैस में भी। तो ऐसे सवाल नंबर 54 का। आइए देखते हैं सवाल नंबर 55। आइए देखते हैं सवाल नंबर 55 है कि बल क्या कर सकता है। पहला, गति को बढ़ाता है, गति को घटाता है, वस्तु के आकार को बदलता है, 4 नंबर इनमें से सभी। तो क्या करता है, बल है सो सब काम कर सकता है ना। और कोई वस्तु धीमी गति से तो उसको गति बढ़ा देगा, और कोई गति में है तो उसको रोक के गति भी कम कर सकता है। और तीसरा है कि किसी अगर वस्तु पे हम बल लगाएंगे तो उसका आकार भी बदल सकता है। तो ये तीनों इसका हो जाएगा, इसलिए हम मारेंगे ऑप्शन नंबर 4। चलिए इसके बाद है 56 नंबर कि कुएं से पानी खींचना कैसा बल है। आकर्षण, अभिकर्षण और एक, तीसरा में एक और दो, दोनों, इसमें है 4 नंबर पर इनमें से कोई नहीं। तो जो हम लोग है जो कुएं से जो पानी निकालते हैं तो इसका होता है, ये हो जाएगा 2 नंबर अभिकर्षण। अभिकर्षण का मतलब होता है खींचना, अपने और खींचना होता है, तो इसका हो जाएगा। ठीक है, 56 का। चले 56 के 57 का देखते हैं हम लोग। 57 नंबर भार का मात्रक है। तो भार का मात्रक हो जाएगा न्यूटन। ठीक है, भार का और बल का दोनों का मात्रक न्यूटन होता है। इसका जो किलोग्राम भार है इसका यूनिट है, इकाई है भार का। चलिए देखते हैं 58 नंबर। 58 नंबर है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है सदैव, कभी कभी, विशेष दशाओं में, और 4 नंबर कभी नहीं। तो क्या होता है, सदैव, सदैव क्या होता है, बराबर होता है। आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होता है। आपतन कोण को कोण आई द्वारा और परावर्तन कोण को कोण आर द्वारा हम लोग दिखाते हैं। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 59 की हम किसी या दीप्त वस्तु को देख सकते हैं जब, पहला है कि उससे उत्सर्जित होकर आँख तक पहुँचता है, उससे हमारी आँखों की ओर परावर्तित होता है, उससे पूर्णतः आर पार गमन करता है और उसके द्वारा पूर्णतः अवशोषित हो जाता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कि जब तक वो परावर्तन होकर हमारे आँख तक नहीं आता है तब उसको देखते नहीं। जब किसी वस्तु को देखते हैं तो परावर्तन होकर हमारे आँखों तक आता है तब उसको हम लोग देखते हैं। इसके बाद है नंबर 60, नेत्र का वह भाग जो इसमें प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है उसे कहते हैं तो आइरिस करता है, जिसको हम लोग परितारिका भी बोलते हैं हिंदी में। जो यही इसका
प्रकाश को कंट्रोल करता है। जब ज़्यादा अगर प्रकाश अचानक से हो जाएगा तो आँख बंद हो जाता है, और ज़्यादा कम प्रकाश है तो आँख को ज़्यादा खोलना पड़ता है, तो इस करते हैं आइरिस के द्वारा। इसके बाद है 61 नंबर कि इनमें कौन विद्युत धारा का सुचालक है। जो यहाँ दिया गया है, पहला लकड़ी है, रबड़ है, कागज है, पीतल है। इसे तो लकड़ी, रबड़ और कागज सब क्या है, ये सब विद्युत का कुचालक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 पीतल। आइए देखते हैं 62 नंबर, विद्युत धारा उत्पन्न करता है केवल ऊष्मीय प्रभाव, केवल रासायनिक प्रभाव, केवल चुंबकीय प्रभाव, और 4 में दिया है ऊष्मीय, चुंबकीय एवं रासायनिक तीनों करता है, तो उसका हो जाएगा तीनों करता है विद्युत धारा। ठीक है। इसके बाद है 63 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा घोल विद्युत का सुचालक है। तो नींबू का रस, सिरका, पानी का, नल का पानी, या खाद, तेल। तो इसका जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा नल का पानी, है ना। पानी के जो क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। ये सब भी होता है लेकिन ये सब इसके अपेक्षा कम होता है, ये अच्छा सुचालक होता है। चलिए अब चलते हैं हम लोग सवाल नंबर 64 पे। सवाल नंबर 64 है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत का कुचालक है, यानी इसमें विद्युत का प्रवाह नहीं होगा। तो तांबा, लोहा, एल्युमिनियम, रबड़। तो कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर रबड़ हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अधातु इस पर जाएगा ही नहीं। तो देखते हैं अगला 65 नंबर, वह अधातु जो विद्युत का सुचालक है, मतलब अधातु भी है और विद्युत का सुचालक भी है, तो कौन सा हो जाएगा, तो ग्रेफाइट हो जाएगा। तो हम लोग सब जानते हैं, हम लोग ये ग्रेफाइट एक ऐसा है जो अधातु है और विद्युत का सुचालक भी है। ठीक है। इसका चलते हैं 40 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। तो सोना, सोडियम, मैग्नीशियम और चांदी। इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, सोडियम। हम लोग जानते हैं कि सोडियम और लिथियम इस को हवा में संपर्क आने से जल जाता है, इसलिए इन लोग को केरोसिन तेल में डुबा के रखा जाता है ताकि हवा के संपर्क में नहीं आए। ये बहुत अभिक्रियाशील धातु होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा कौन, ऑप्शन नंबर 2 सोडियम। चलते हैं हम लोग 67 नंबर, एक ईंधन नहीं है। इसमें से बताना कि कौन सा ईंधन नहीं है। ईंधन मतलब जो जलता है, तो मिट्टी, CNG, LPG और बायोगैस। तो ऐसे तीन तो क्या जलता है, ऐसा ईंधन है। तो कौन सा हो जाएगा, मृदा। मृदा क्या ईंधन नहीं है। ठीक है। चलिए चलते हैं हम लोग सवाल नंबर 68, जंगल में आग किस मौसम में जल्दी लगती है। शरद, ग्रीष्म, मानसून या फिर वर्षा में। तो हो जाएगा इसका ग्रीष्म ऋतु। गर्मी दिन में ज़्यादा लगता है क्योंकि उस टाइम में सब जो पत्ता होता है झड़ता है और सूख जाता है। सूख जाने के कारण उसमें आग पकड़ना बहुत आसान हो जाता है। ज़रा सा भी कहीं से भी उसमें आग लगा तो पूरे जंगल में पकड़ लेता है, इसलिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 ग्रीष्म में। आइए देखते हैं 69 है, दहन के लिए आवश्यक है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, CO2 इनमें से सभी। तो जलने के लिए और दहन के लिए जो आवश्यक होता है वो सबसे जरूरी होता है ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो जलेगा नहीं, है ना। 69 का 70 देते हैं, द्वितीय प्रदूषक है। तो द्वितीय प्रदूषक में कौन सा हो जाएगा, तो हो जाएगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड 70 का। 71 में है कि आदर्श ईंधन का गुण नहीं है। इसे बताना है कि गुण नहीं है, तो सस्ता, तो ये तो आदर्श ईंधन का गुण है। महंगा, ये नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा महंगा, क्योंकि जो आदर्श ईंधन होता है वो उसका गुण है कि सस्ता हो, सहज से उपलब्ध हो, ठीक है, और उसको ले जाने या ले आने में सुविधा हो, तो यही इसका गुण होता है। तो ये महंगा जो है इसका गुण नहीं होगा। इसके बाद चलते हैं लोग 72 नंबर। 72 में है, एरोसोल किन सूक्ष्म कणों का बादल है। ठोस कण, तरल कण, और सी में दिया है 1 और 2 से दोनों, और 4 में दिया है दोनों में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन, सी नंबर, ये दोनों। ठोस कण और तरल कण दोनों का ही मिश्रण है, मिलके। 72 का चलते 73 नंबर। 73 नंबर है, आग उत्पन्न करने के लिए आवश्यक है पहला ईंधन, वायु, ऊष्मा, इसमें से सभी। तो आग जलाने के लिए तीनों का तीनों क्या जरूरत है, ईंधन भी चाहिए, वायु भी चाहिए और ऊष्मा भी चाहिए। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 4। ठीक है, इसमें सभी चाहिए। 74 नंबर, मोमबत्ती की ज्वाला का कौन सा भाग सबसे गर्म भाग होता है। बाह्य क्षेत्र, मध्य क्षेत्र, आंतरिक क्षेत्र, और 4 नंबर तल मंडल। तो इसका सबसे जो होता है गर्म होता है वो होता है बाह्य क्षेत्र। ठीक है, सबसे ऊपर वाला जो होता है उसी सबसे ज़्यादा गर्म होता है। 75 नंबर पर है कि कौन सी गैस अत्यंत विषैली है।
CO2 नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, 4 पर है मीथेन। तो कौन सा कैसे हो जाएगा? मीथेन के सबसे विषैली होता है। ये था 75 का नंबर। चलिए देखते हैं हम लोग 76 नंबर। 76 नंबर है, कोशिका का नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया गया था? तो इसे दिया था किसने? पहला है इसका फ्लेमिंग है, इसके बाद है ल्यूनहॉक है, रॉबर्ट हुक है और ब्राउन है। तो इसका नाम दिया था रॉबर्ट हुक ने। खोज भी इसी ने किया था सबसे पहले और नाम भी दिया था। इसके बाद है 77 नंबर का, निम्नलिखित में सबसे छोटी कोशिका किसका है? तो सबसे छोटी कोशिका है माइक्रोप्लाज्मा का। ठीक है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 77 का। अब देखते हैं 78 का, संचरणीय रोग का सबसे मुख्य कारक क्या है? संचरणीय रोग का मतलब होता है कि एक जगह से दूसरे जगह, एक व्यक्ति से दूसरे जगह जो फैल जाता है, तो इसका जो सबसे बड़ा जो मुख्य कारक है वो है घरेलू मक्खी, क्योंकि ये कभी यहाँ बैठती है कभी वहाँ बैठती है उड़ उड़ के, तो इसी कारण ये इसका बीमारी का सबसे वाहक है, ये ले जाती है एक जगह से दूसरे जगह बीमारी को। इसके बाद है 79 79 का, सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जल में, वायु में, मिट्टी में, इनमें सभी जगहों में। तो कहाँ पाए जाते हैं? सभी जगह में। ठीक है, ये सूक्ष्म जीव जल में पाया जाता है, वायु में भी और मिट्टी में भी। इसके बाद 80 नंबर, जंतु में जनन की कितनी विधियाँ होती है? तो जंतु में जनन की कितना होती है? ए में दिया है 2, 3, 4 और 1। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 2 विधि, कौन सा? लैंगिक और अलैंगिक। ठीक है, इसको चलते हैं 81 नंबर। 81 नंबर का सवाल है कि नर तथा मादा का संलयन क्या कहलाता है? पहला दिया लैंगिक, अलैंगिक, जनन, कोई भी नहीं। तो इसमें तो दिया नहीं। देखिए, नर तथा मादा का जो संलयन होता है उसको हम बोलते हैं निषेचन। तो जब यहाँ पर निषेचन नहीं है तो लैंगिक मार सकते हैं, क्योंकि जो नर तथा मादा है और कौन सा जन होता है? लैंगिक जन करता है। तो इसका हो जाएगा ये मार सकते हैं। अगर निषेचन रहेगा निषेचन तो निषेचन पर लगाना, नहीं तो फिर लैंगिक है। अनप्रजक जंतु कौन से, यानी जो इसमें अंडा जो देता है, सो मेढक, छिपकली, मुर्गी। तो ये सब तीनों क्या होता है? अंडा ही देता है, बच्चा नहीं देता है। 82 का हो जाएगा कौन सा? 4 नंबर। 83 नंबर है कि कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसे कहते हैं? गोल्गी का है, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर राइबोसोम। तो हम लोग पावर हाउस बोलते हैं किसको? माइटोकॉन्ड्रिया के। यहाँ पर ऊर्जा का निर्माण होता है, इसलिए हो जाएगा उसका आंसर 3। 83 का 3। ठीक है, इसके बाद है 84 का कि डेंगू परजीवी का वाहक है। तो जो डेंगू इसका कौन वाहक है? इसका हो जाएगा ए नंबर, मादा एडिस मच्छर। इसी के कारण उसका होता है डेंगू। इसको अगला देखते हैं सवाल हम लोग 84 देखें तो देखें 85 का। ठीक है, 85 का है 85 नंबर सवाल है, स्त्रियों में जनन आयु का प्रारंभ उस समय होता है जब उनके ऋतुस्राव प्रारंभ होता है। ठीक है, स्तन विकसित होना प्रारंभ करते हैं, शारीरिक भार में वृद्धि होने लगती है और 4 नंबर पर शारीरिक की लंबाई बढ़ती है। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? ए नंबर। ठीक है, ऋतुस्राव प्रारंभ होता है। तो इसी को हम लोग मासिक चक्र भी बोलते हैं, जो है यानी 10 से 12 साल के एज में शुरू होता है और 40-45 साल तक ये चलता है। तभी जब ये शुरुआत होता है तो इसके उसमें बोला गया कि जन्म क्या ही प्रारंभ होता है। ठीक है, ये हो गया 85 का। 86 का देखें, 86 नंबर है मलेरिया रोग का कारण है। तो इसका क्या हो जाएगा? प्रोटोजोआ। ठीक है, ये प्रोटोजोआ है जो इसका बीमारी का कारण होता है। इसके बाद है 87 नंबर का है, स्त्रियों में होने वाले मासिक स्राव की सामान्य अवधि क्या है? सामान्य अवधि हो जाएगा पहला दिया 22 दिन, 14 दिन, 35 और 28 दिन। तो इसका आंसर हो जाएगा 28 दिन। ठीक है, 28 दिन का होता है। चलिए देखते हैं हम लोग 88 नंबर। 88 नंबर है, पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है। तो जो सबसे बाहरी आवरण है उसमें बोलते हैं कोशिका भित्ति। ठीक है, और अगर जंतु में बोलेगा तो कोशिका झिल्ली, पौधा में कोशिका भित्ति। इसके बाद है 89, मुर्गी के बच्चे को क्या कहते हैं? तो मुर्गी को बच्चे को हम लोग बोलते हैं चूजा। ऑप्शन नंबर 2। 90 का है, शुक्राणु कैसा होता है? सूक्ष्म, छोटे, बहुत सूक्ष्म, क्षीण, यानी होता है बहुत सूक्ष्म होता है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका। 91 का निम्नलिखित में कौन सा आहार किशोर के लिए सुरक्षित है? इसमें दिया गया पहला दिया कि चिप्स, नूडल, केक। 2 में दिया है रोटी, दाल, सब्जियां
और 3 में दिया है चावल, नूडल्स, बर्गर, और 4 में है शाकाहारी, टिक्की, चिप्स तथा लेमन। तो इसका जो होता है सही जो भोजन होता है किशोरावस्था में, ये होता है 2 नंबर का, रोटी, दाल और सब्जियाँ। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 92 92 में है एड्स किस संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में किसके जरिए फैल सकता है। तो कारण यहाँ पर दिया है, कारण इसमें दिया है भोजन करने से, दूसरा में रुधिर दान करने से, ठीक है, साझे कंधे के प्रयोग से, मच्छर के काटने से। तो इसका सही इसका आंसर हो जाएगा रुधिर दान, यानी ब्लड को दान डोनेट करने से इसका हो जाएगा। मान लीजिए किसी व्यक्ति में उसका एड्स है और वो अपना ब्लड किसी दूसरे व्यक्ति को दे दिया तो वह बीमारी उसको भी हो जाएगा जिसको वो डोनेट कर रहा है। तो ब्लड को दान देने से हो जाता है। ठीक है, इसको चलते अगला सवाल हम लोग चल लेते हैं 93 नंबर। ठीक है, निम्न में से कौन सा प्रतिजैविक है। पहला है सोडियम बाइकार्बोनेट, दूसरा में एस्ट्रोटोपिमाइसिन है, अल्कोहल है, और 4 नंबर पर है ईस्ट है। इसका ऑप्शन हो जाएगा 2 एस्ट्रोटोमाइसिन। इसके बाद है नंबर 94 का कि ईस्ट का उपयोग निम्न के उत्पादन में होता है। जो ईस्ट है हम लोग किस में इसको उपयोग करते हैं, चीनी बनाने में, अल्कोहल में, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में, और 4 नंबर है ऑक्सीजन। तो इसका जो ईस्ट का उपयोग होता है अल्कोहल को बनाने में किया जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला सवाल। इसमें 94 हो गया, चलेंगे 95 पे। मैं बोला कि आत्महत्या का थैला कहलाता है कौन, लवक, लाइसोसोम, रिक्तिका और केंद्रिका। तो इस तो है लाइसोसोम होता है, जिसे हम लोग आत्मघाती की थैली भी बोलते हैं। इसके बाद है इसमें ये हो गया 96 हो रहा है 96 नंबर कि लड़कियों के अंतःस्रावी ग्रंथियों से हार्मोन उत्सर्जित होता है। तो कौन सा, तो इसका होता है ए नंबर का। ठीक है, ये एस्ट्रोजन। ठीक है, इसके बाद है 97 नंबर। 97 नंबर दूध को दही में बदलने वाला सूक्ष्म जीव कौन सा है। तो इसका हो जाएगा लैक्टोबैसिलस। ठीक है, 4 नंबर। 98 का है प्रोटीन निर्माण का संश्लेषण होता है लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्जी का। तो इसका होता है हो जाएगा राइबोसोम में। ठीक है, इसको बनता है प्रोटीन। चलिए लेते हैं 99 नंबर। इसमें दिया कि निम्न में से कौन जीवाणु जनित रोग है, यानी जो जीवाणु के द्वारा होता है। ठीक है, बैक्टीरिया के द्वारा होता है। पहला दिया चेचक, दूसरा है रेबीज, तीसरा है क्षय रोग, और 4 नंबर पर है खसरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्षय रोग। ठीक है, क्यों, क्योंकि चेचक, रेबीज और खसरा ये तीनों है ये होता है वायरस से। ठीक है, विषाणु से होता है। ये होता है इसका क्षय रोग जीवाणु से होता है। 100 नंबर है जो लास्ट सवाल है, हार्मोन क्या है। तो हार्मोन क्या है, तो एक रासायनिक पदार्थ है। ठीक है, यह है इसका 100 नंबर का आंसर हो जाएगा 2 कि जो हार्मोन क्या है, एक रासायनिक पदार्थ है। तो इस तरह से हम लोग पूरा साइंस का हम लोग देख लिए, सभी का आंसर अच्छा से हम लोग सॉल्व कर लिए। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अच्छा समझ में आया होगा। अगर आप लोग को अच्छा समझ आएगा तो चैनल को लाइक कीजिएगा।